बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोम तबादला ख्याल की एक एपिसोड के साथ हाजिर हैं और आज़ाद कश्मीर में बिलाखिर बलदियाती इंतखाबात का जो आखिरी मरहला वो भी मुकम्मल हो चुका है और आखिरी मरहले के जो नताइज हैं वो काफ़ी हैरानकुन रहे हैं। बाकी मराइल के नताइज भी हैरानकुन थे, लेकिन जो आखिरी मराइल के नताइज थे बाज़ जगहों के ऊपर वो बड़े हैरानकुन रहे और इस तमाम सूरत हाल और बलदियाती इंतखाबात को जो निचली सतह के ऊपर जो एक इक़्तिदार की मुंतकली थी वो अमल अब मुकम्मल हुआ है। और लेकिन इसमें एक ख़ास बात और भी है, वो हम उसके ऊपर भी तबादला ख्याल करेंगे। इस तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब। मुर्तज़ा दुरानी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं जी स्टूडियो में। मैं आपसे ये पूछूंगा कि बलदियाती इंतखाबात का मराहिल तो मुकम्मल हो गए हैं और हमने देखा है मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर और काफ़ी सारी ऐसी जगहें, भिंबर में भी नताइज कुछ बरक्स आए हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि जो अभी तक आइनी हवाले से कुछ पेचीदगियाँ हैं वो भी आड़े आ रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी राय साहब, ज़ाहिर है आपको पता है कि बलदियाती इलेक्शन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर मुनक्कद हुए थे जी। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अख्तर साहब जो हैं, सईद अकरम साहब जो हैं, उन्होंने इस पर बड़ा स्टैंड लिया था कि आज़ाद कश्मीर में जो है फिर 30 साल के बाद इलेक्शन जो है वो बिल्कुल। मुनक्कद हुए। उसमें फिर सरदार तनवीर इलियास जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने भी अपना जो है रोल प्ले किया, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन जो है वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन हुकूमत का ये काम होता है कि हुकूमत इलेक्शन मुनक्कद कराए। लेकिन ये इनिशिएटिव न्यायी साहब का भी था। न्यायी जी, साहब। इससे पहले जो है पीटीआई के जो प्राइम मिनिस्टर सरदार क़याूम नियाज़ी साहब थे, उन्होंने भी ऐलान किया था, लेकिन उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए और बार बार उन्होंने रिव्यू की, नज़रसानी की अपीलें मुस्तरद की और उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन जो है वो मुनक्कद होने हैं, तो उसके बाद फिर सरदार तनवीर इलियास ने जो है वो इलेक्शन कराए और आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया, आज़ाद कश्मीर की पुलिस, इन्होंने इंतहाई जो है कम वसाइल में जो है इलेक्शन मुनक्कद कराया और कोई ऐसा बड़ा सानिया रूनुमा नहीं हुआ। तो इसलिए ये इलेक्शन जो है वो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं और ये ग्रास रूट लेवल की जो सियासत है, ये 30 साल के बाद यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में शुरू हो रही है। और फिर अब आपने देखा कि बड़े यंग लोग जो हैं, यंग जो जनरेशन है, 20-22 साल के यंग नौजवान लड़के जो हैं वो एनर्जेटिक जो है ना, नया खून जो है वो पॉलिटिक्स में शामिल हुआ। पुराने चेहरे आस्ता आस्ता जो है वो गुम हो जाएंगे, अब ये नए लोग जो हैं सामने आएंगे। और बलदियाती इलेक्शन बुनियादी जमहूरियत का ये असूल भी है कि ये बुनियादी जमहूरियत है, ये ग्रास रूट से जो ऊपर लोग पहुँचते हैं असेंबली में, पार्लियामेंट में, तो फिर यही लोग जो है फिर क़यादत करते हैं। ये पॉलिसी साजी का जो जमहूरियत का हुस्न भी यही है। जमहूरियत का हुस्न भी यही है और पॉलिसी साजी के जो मराइल से ये जब गुजरते हैं, पॉलिसी साज इदारे में जब पहुँचते हैं, तो फिर ये एक मंजे हुए सियासी कारकुन होते हैं। वेर एज के आप एक देखें कि एक बराह रास्त एक कोई बिजनेसमैन या कोई और ताजर या कोई और किसी शोबे से डायरेक्ट आता है, इलेक्शन लड़ता है, उसको सिस्टम का नहीं पता होता। हाँ, आप मिसाल तनवीर इलियास की दे रहे हैं। तनवीर इलियास साहब के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब इनकी रियासत नहीं है सियासत में, लेकिन ये लोग ग्रास रूट लेवल से ऊपर आएंगे तो यकीनी बात है कि इनकी एक रियासत होगी और ये सारे रमूज जो हैं सियासत के वो समझ चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो कल इलेक्शन हुआ उसके हवाले से उस पर आते हैं कि 3-4 जो जगह, 3-4 ज़िले जो हैं उसमें अपसेट भी हुआ, जिसमें मैं आपको पहले मुज़फ़्फ़राबाद और मीरपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो आज़ाद कश्मीर की 2 बड़ी कॉरपोरेशन, उसके हवाले से बताता हूँ कि मीरपुर में जो है वो उस्मान खालिद साहब को मेयर पीटीआई की तरफ से नामज़द किया गया और वो मेयर बन गए। और डिप्टी मेयर के लिए हमारे भाई दोस्त जो साफ़ी बरदरी से थे, रमज़ान चुगताई साहब, वो मुंतखब हुए। अब उस्मान खालिद साहब का बैकग्राउंड ये है कि उनके वालिद साहब भी जो है चेयरमैन खालिद, वो भी रहे। अब उन्होंने 23 साल की उम्र में, अब उस्मान खालिद साहब ने 30 साल के बाद जब ये इलेक्शन हुए तो अपने वालिद की रवायत को दोहराया और वो मेयर बन गए। इसमें जो उस्मान खालिद साहब को बनाने का क्रेडिट है वो जो वहाँ के एमएलए हैं, मेंबर असम्बली हैं और मिनिस्टर भी हैं पीपीएच के, यासर सुल्तान साहब, उन्होंने उस्मान खालिद साहब को सपोर्ट किया और उस्मान खालिद साहब जो हैं वो मेयर बने। मेरी इतलात के मुताबिक सदर रियासत जो यासर सुल्तान के वालिद हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, उन्होंने सरदार शफीक के साथ प्रॉमिस किया था और सरदार शफीक ही उनके उम्मीदवार थे मेयरशिप के लिए मीरपुर की। तो इस बारे में जब हमें इत्तला मिली कि
बाप बेटे के दरमियान जो है वो कशीदगी पाई जाती है मेयरशिप मीरपुर के हवाले से, तो उस पर फिर उस्मान खालिद जो हैं वो यासर सुल्तान की हमायत से बन गए, और फिर ये भी कहा गया कि यासर जो है वो जीत गया और सुल्तान हार गया। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद शायद रंजीदा भी होंगे, हमारी इतलात हैं कि वो शायद इस मामले में उनकी ज़ाहिर है उनकी राय के बरक्स जो है, उनकी मंशा और मर्ज़ी के बरक्स उस्मान खालिद साहब को बनाया गया। हम उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं कि उस्मान खालिद जो हैं बहुत ही यंग मेयर होंगे मीरपुर के, और इसी तरह मुजफ्फराबाद में जो है वो पीर सिकंदर गिलानी जो है वो मेयर बने। इससे पहले देखें आप कि उनके वालिद जो है पीर निसार गिलानी मरहूम, वो भी मेयर थे, और जब वो मेयर थे तो फिर उसके बाद इलेक्शन ही नहीं हुए। पीर निसार गिलानी साहब के बाद उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे एक बार बैरिस्टर सुल्तान गवर्नमेंट में 96 में बल्दिया के। तो निसार गिलानी साहब के बाद उनके बेटे ने ये रवायत जो है वो बरकरार रखी, और वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुजफ्फराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो सिकंदर गिलानी है वो नामजद हुए, और फिर वो मेयर बने, और वो भी एक बहुत ही यंग एनर्जेटिक जो है वो नौजवान की आदत सामने आई है। और ये मेयर का इलेक्शन सिकंदर गिलानी का जीतना हमारे तो छोटे भाइयों की तरह नून लीग की जानब से उनको जो है वो कामयाब किया गया, और वहाँ पे पीपल्स पार्टी के खालिद अवान जो हैं डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। अब मुजफ्फराबाद में एक और अपसेट हुआ, वो है ज़िला कौंसल में। ज़िला कौंसल की चेयरमैनशिप जो है वो PDM की वाज़ेह अक्सरियत थी, जो उनके यूनियन काउंसिल उन्होंने जीती हुई थी, विन की हुई थी, लेकिन सरदार इम्तियाज़ अब्बासी जो हैं वो PTI की जानब से उन्होंने टिकट दिया और वो चेयरमैन मुंतखब हो गए। वेराज के PDM के वोट ज़्यादा थे, लेकिन इम्तियाज़ अब्बासी साहब चूँकि बहुत सारे लोगों के साथ उनके ज़ाती मरासम हैं, और बहुत सारे वो ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत सारे लोगों के साथ उनके ज़ाती मरासम हैं, और वो कारोबारी शख्सियत हैं, और उनकी मुस्लिम लीग के फ़ारूक आदत साहब भी बैरिस्टर जो आपको पता है वहाँ के जो पहले मेंबर असम्बली थे इफ्तिखार गिलानी, और फिर माजिद खान जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना उनके ख़ास दोस्तों में शामिल हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ़याज़ अब्बासी साहब उनके बड़े ख़ास दोस्त हैं। इसी तरह सेक्रेटरी खुराक जो है मंसूर कादर डार उनके, और आपको मैं बताऊं कि एक लिस्ट है बड़ी लंबी चौड़ी जिसमें वो इम्तियाज़ अब्बासी साहब का एक नेटवर्क है। तो उसकी वजह से ज़ाती ताल्लुकात की वजह से ज़िला कौंसल मुजफ्फराबाद की जो चेयरमैनशिप है वो PTI जीत गई है। सिर्फ ये अपसेट इम्तियाज़ अब्बासी साहब ने ज़ाती ताल्लुकात या खरीदो फरोख्त नहीं हुई होगी, इसमें अभी हमारे पास कोई ऐसी इतलात नहीं, लेकिन इसमें अपने दोस्ती यारी, और आपको पता है यहाँ पे ज़ाती ताल्लुकात बहुत काम आते हैं। जब फिर आपकी बरादरी ज़ात इन्वॉल्व हो जाए तो फिर पार्टियाँ और मंशूर और ये पीछे रह जाए। एक बड़ा झटका लगा है मतलब नून लीग को पीपल्स पार्टी। इसी तरह कोटली में जो है वो बड़ा अपसेट हुआ, जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट चौधरी यासीन साहब ने हैं, उनके बेटे चौधरी शाहनवाज जो हैं वो वाज़ेह अक्सरियत होने के बावजूद कल जो है उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट थे उनको कोटली के गुजरों ने भी और बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया। तो वो जो है गुजर और वर्सेस जाट जो है उस लड़ाई में जो है शाहनवाज यासीन जो है वो ये अपनी जीती हुई जो नशिस्त थी चेयरमैन ज़िला कौंसिल कोटली की वो कल हार गए। अब इसी तरह भिम्बर में जो हुआ वो ज़िला भिम्बर में शायद PTI इलेक्शन विन कर जाती, PTI के पास ज़्यादा अक्सरियत थी, क्योंकि वहाँ पे स्पीकर असम्बली जो हैं चौधरी अनवारुल हक जो हैं वो उनका बड़ा असर रसूख है और वो फिर उनके पास ज़्यादा वोट भी थे। लेकिन तनवीर इलियास साहब ने बासियत पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो चौधरी अली शान सोनी के बेटे को जो वज़ीर खुराक हैं उनको जो टिकट दिया ज़िला कौंसल का, तो फिर चेयरमैन ज़िला कौंसल की नशिस्त जो है ना वो PTI कल हार गई। ये भी एक बड़ा अपसेट था। इसमें फिर जो है चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं उन्होंने प्रीवेल किया, मतलब उनको कामयाबी हुई कि उनका बहुत बड़ा उन्होंने एक अपने ज़िले में जो है ना एक कामयाबी हासिल की। पहले उन्होंने हुकूमत की मुदाखलत और मुकम्मल तौर पर जो है वो मुखालफत के बावजूद उन्होंने जो है 8 सीटें जीती
और उसके बाद फिर अब ज़िला कौंसिल का भी चेयरमैनशिप जो है वो उन्होंने अपने ही हमायत याफ्ता उम्मीदवार को दिलाने में वो कामयाब हो गए। तो इस तरह 3-4 जगहों पे ये जो है वो अपसेट हुए और आपने देखा कि यहाँ पे पार्टियाँ और नज़रियात पीछे रह गए, ज़ाती ताल्लुकात, सियासी मुखालफतें और सियासत में जो है ना आप देखें रवादारी अब ख़त्म होती जा रही। अब जो है ना ज़ाती मफादात ने जो है वो उसकी जगह ले ली है और फिर अब आस्ता आस्ता लोग जो है वो पार्टियों से नज़रियाती वाबस्तगी से इनसे दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, मेरा दुरान साहब सवाल ये है कि बलदियाती इंतखाबात के मराहल तो मुकम्मल हुए, इक़्तिदार निचली सतह के ऊपर मुंतकिल तो हो गया, लेकिन फ़ंड्स की जो तकसीम है उसके ऊपर अभी तक इबाहम है और कोई इसमें उन्होंने कहा कहना यह है कि कानून साजी नहीं हुई है कि इनको फ़ंड्स किस तरह मुंतकिल किए जाएंगे। अच्छा होता पहले अगर कानून साजी की जाती और ये मैकेनिज़्म बना लिया जाता कि फ़ंड्स की तकसीम किस तरह होगी, क्या सिलसिला होगा। ये अभी तक एक इबाहम पाया जाता है और ये कैसे दूर होगा? देखें, फ़ंड्स जो लोकल बॉडीज़ को जो मिलते हैं, लोकल गवर्नमेंट के फ़ंड्स वो तो मिलेंगे इनको, और फिर ये जो बल्दियाती इदारे हैं, ज़िला काउंसिल है, ये अपने तौर पर भी जो है सेल्फ जनरेशन भी करते हैं फ़ंड्स की। जिस तरह चुंगियों का निज़ाम है, टैक्सेस का है, मुख्तलिफ़ किस्म के सेस से लगते हैं, तो इनकी करोड़ों में इनकम होती है। ये ऐसे नहीं है कि ये इदारे अभी आपने शायद आपके नॉलेज में नहीं है कि ज़िला कौंसिल मुज़फ़्फ़राबाद में करोड़ों के घपले हुए पिछले 10 सालों में, कि वहाँ पे बल्दियात ज़िला कौंसिल में भी सिर्फ उन्होंने टैक्स की मद में करोड़ों रुपए लोगों ने खा लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई ना पूछने वाला था, ना देखने वाला था, और ना ही वहाँ पे कोई जो है चेक एंड बैलेंस था। तो वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होते थे या जो भी आर्जी निज़ाम होता था, वहाँ पे नीचे जो है वो क्लर्क माफिया और फिर अकाउंट्स के लोग मिल के उन फंड्स की बंदरबांट कर लेते थे। आम आदमी तक इन फंड्स का या इन वसाइल का जो है वो समरात कभी नहीं पहुँचे, ना ही वहाँ की डेवलपमेंट में उन्होंने कोई रोल प्ले किया इन बल्दियाती इदारों ने। और अब ये हमें उम्मीद है कि अब नए लोग जो हैं, यंग खून जो है, ये नया वलवला जो है, ये जज्बा जो है, इसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में ग्रास रूट लेवल तक डेवलपमेंट होगी। और ये जो है इसके समराज जो है ये फंड्स के और ये सारे तामीर और तरक्की के, ये नीचे आम आदमी तक इसके ज़रूर पहुँचेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा रानी साहब, ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? नाज़रीन ये भी जानना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँची हो तो जाते जाते हम नाज़रीन को इससे भी आगाह करें। देखें, आज़ाद कश्मीर हुकूमत में जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर तो अपोजिशन बड़ी संजीदगी से होमवर्क कर रही है, लेकिन जो पाकिस्तान के मारूदी हालात हैं, जब पाकिस्तान में हालात ऐसे पैदा हो गए, जब अभी आपने देखा इस वक्त सिचुएशन ये बन गई कि 2 सूबों में हुकूमतें नहीं हैं, वहाँ पे निगरान हुकूमतें, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया, नई बहस शुरू होगी कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब और KPK में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और आपको पता है कि जब हम पूरा सिस्टम जो है, इस्टेब्लिशमेंट, सियासी जमातें, सारे उनकी तवज्जो जो है वो अपने सूबों की तरफ होगी। तो तनवीर इलियास साहब इस लिहाज से किस्मत के धनी हैं कि जो ही उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए होमवर्क कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है, और जब कोई मूव होने जाती है तो फिर पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में जो है वो मामलात रुक जाते हैं और फिर सियासी तब्दीली के लिए जो है वो फिर टाइम मिल जाता है कि अब थोड़े से टाइम के बाद फिर किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि सियासी तब्दीली हो के रहेगी, क्योंकि जिस तरह के तर्ज़ हुक्मरानी चल रही है, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, ऐसे निज़ाम चल नहीं सकता रियासतों का। अगर ये हो सकता है कि तनवीर इलियास साहब आने वाले दिनों में कुछ तब्दीली ले आएँ और उसमें वो हो सकता है कि वो अपनी तर्ज़ हुक्मरानी तब्दील कर लें, जो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हो सकता है वो अपने तर्ज़ हुक्मरानी में, अपने मामलात में नज़रसानी करें और फिर वो बेहतरी की तरफ जाएं, तो शायद लोग फिर कंफर्टेबल हो जाएं। लेकिन अभी भी PTI के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की पार्टी हो या पार्लिमानी पार्टी हो, जो वज़ीर हैं वो भी खुश नहीं है, जो वज़ीर नहीं है वो भी खुश नहीं है। तो जो कहा जाता था कि तनवीर इलियास जो है लोगों को फंड्स देते हैं, और वो जो उन्होंने एक कहा था कि जी हमने तो बेबा जो है वो देते हैं लोगों को वसाइल, लेकिन अभी तक हमें नज़र नहीं आया। ये सिर्फ एक तासर उन्होंने कायम किया ताकि लोग जो हैं वो किसी और तरफ ना जाएं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये
भी एक भरम जो है ना वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इंतज़ामी तौर पर भी जो है वो मामलात ख़राब हो रहे हैं। आपको पता है फाइनेंशियल भी इनके मामलात ख़राब हो रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि अभी ये चौथी जो समाई आखिरी समाई शुरू हो गई है मार्च में, तो अभी तक जो है आज़ाद कश्मीर हुकूमत को 9.8 बिलियन के फंड्स तरक्याती फ़ंड रिलीज़ हुए, जो इससे पहले जो है वो 26 से 28 अरब रुपए होते थे, वो अभी आखिरी साल के एंड तक जो है 10 अरब तक नहीं पहुंचे। अगर ये बमुश्किल ये इस फाइनेंशियल ईयर में इस बजट की में एंड तक अगर 12 अरब तक भी पहुंच जाएं फेडरल गवर्नमेंट ले ले तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इसका मतलब है कि हम जो है स्केयर वन पर फिर वापस जहाँ से चले थे वहाँ पे ही आ गए हैं। 2016 तक जो है गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के जो डेवलपमेंट फंड होता था वो 11 से 12 अरब होता था, अभी फिर वही 11 से 12 अरब रुपए होगा, और अगले साल भी मुझे नहीं लगता कि 28 अरब तक ये जाएगा, ये फिर 11 से 12 अरब रुपए ही रहेगा। इससे भी तनवीर इलियास साहब की गवर्नेंस पर फ़र्क पड़ेगा, उनकी मामलात जो हैं वो ख़राब होंगे, क्योंकि अब आने वाले दिनों में इनको तनख्वाहें देने के भी मसाइल पैदा होंगे। अभी उन्होंने जो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब से एक ज़ाती तौर पर मुलाकात की, सरकारी तौर पर उन्होंने रिक्वेस्ट करके, तो उसमें उन्होंने साफ से मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने साफ इनकार कर दिया कि आज़ाद कश्मीर के लिए हमारे पास कोई फ़ंड नहीं। और फिर आखिर पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास कोई फ़ंड नहीं है तो फिर आप हमारे 5 अरब रुपए जो PTA के पास हैं, जो 3G और 4G लाइसेंस नीलामी की सूरत में आज़ाद कश्मीर का शेयर बनता है, वो हमें ले दें। तो उन्होंने कहा चलें ये मैं आपका केस बना के जो है ना आप मुझे भेजें तो मैं इस पे अप्रूवल देता हूँ। वो 5 अरब रुपए कब तक आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो चलाएगी? इनके पास वसाइल ही नहीं है, इनकी अपनी अयाशियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। आप देखें प्राडो लैंड बन चुकी है आज़ाद कश्मीर, और इतने ज़्यादा नॉन डेवलपमेंट के फंड्स खर्च हो रहे हैं कि शायद ही ये अगले आने वाले सालों में इसकी जो है ना वो पूरा किया जा सके खसारा। तो ये खसारा इंतहाई ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वफाकी हुकूमत जो है फंड दे नहीं रही है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अपने वसाइल है नहीं है, तो ये कहाँ से ये पूरे करेंगे? तनख्वाहें, पेंशन, ये बाकी मामलात, पेट्रोल, डीज़ल, सर्विस के जो ख़र्चे होते हैं जैसा डॉक्टर्स की, टीचरों की, और ये जो सर्विस वाले शोबे हैं इनकी तनख्वाहें कहाँ से देंगे? तो इसलिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत को अपने वसाइल जो है वो पैदा करने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज जो है इस्तेमाल करने चाहिए, और उनको अपने टूरिज़म और हाइडल सेक्टर को डेवलप करना चाहिए। आप देखेंगे पिछले 10 सालों में जो भी अरबों खरबों रुपए का बजट था आज़ाद कश्मीर का, उसमें से हाइडल को अगर वो 20% भी उन्होंने दिया होता तो आज हाइडल सेक्टर में आज़ाद कश्मीर हुकूमत अपनी बिजली खुद कफील होती बिजली पैदा करने में, और वफाकी हुकूमत को बिजली हम सेल कर रहे होते। वेयर एज के इस वक्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत वफाक की 105 अरब रुपए की जो है वो डिफाल्टर है। तो आप सोचें कि जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत फ्री में बिजली पैदा कर सकती थी वो 105 अरब रुपया उसने देना है उल्टा वफाक का। तो ये जो हमारी हुकूमतों की जो है ना नाअहली रही है, और यही हुकूमतों की जो है ना प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस रही है। तो इसलिए जो है तनवीर इलियास साहब जो हैं वो भी अगर चाहें तो आज़ाद कश्मीर में अगले कई सालों तक ये प्रोजेक्ट जो है चल सकते हैं, अगर वो अभी से उनकी संग बुनियाद रखें, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में मुझे पाकिस्तान के हालात तो बहुत माशी ख़राब ही हैं, क्योंकि हम तो पाकिस्तान पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब आज़ाद कश्मीर जो है वो बिल्कुल ही जो है वो कोलैप्स की तरफ जा रहा है, ये रियासत कोलैप्स की तरफ। बिल्कुल दुरानी साहब ऐसे ही है, जब आप अपने मामलीन को कोऑर्डिनेटर्स को 4200 सीसी गाड़ियाँ देंगे, वो 3 माह में 12 साढ़े 12 लाख रुपए का पेट्रोल फूंकेगा, तो फिर यही सूरत हाल होगी। और जिस तरह का निज़ाम चल रहा है, और फिर जाके आप फिर झोली फैला के मांगना शुरू कर देंगे हमारे फंड्स ख़त्म हो गए, तो वो कहते हैं चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। दुरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नादरीन, अगले किसी प्रोग्राम में मज़ीद कुछ अपडेट्स के साथ, न्यूज़ अपडेट्स के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का तब तक ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।